Hi guys, good morning. So this is NAPJC 4 and the other batch 2, right? All right. We'll wait for a couple of minutes for other students to also join in. Yeah, hi, good morning, guys. All right, so quite a few number of students have joined in. Good. So let me, start the lecture for the day with couple of important points that I wanted to say. First of all, like the last homework which you would have done from the booklet, उसके बारे में I wanted to talk about the calculation part, and that is also something which I mentioned in the video explanations as well. That last homework में questions FBS के section में थे, ठीक है, and FBS में typically आप notice करोगे not just in mole concept booklet also, but आगे भी जो chapters रहेंगे और उनके booklets में भी आप जब questions solve करोगे तो sometimes there will be questions with very tedious calculations. ठीक है, काफी एकदम डिटेल में जाकर डेप्थ में जाकर डेसिमल्स में खूब सारा कैलकुलेशन हो रहा होगा. So that is not the ideal kind of question, and this is something that I mentioned in the video explanations again, and I'm reiterating that टेस्ट में एग्जाम में जब आपको कैलकुलेशंस दिए जाएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे, तो डेटा का डिजाइन इस तरीके से करा जाता है सच दैट numbers cancel out with each other. ठीक है, एंड में you are able to get a smooth calculation and get the answer. So again I'm saying कि do not worry about the fact that कल होमवर्क करते करते आपको कैलकुलेशन में गिव अप हो गया हो. टेस्ट एंड एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है. It was just that you will come across certain such questions in subjective questions especially, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा. ठीक है, so हाँ, so Rishi is asking, sir, why is it so lengthy in the booklet? Well, ऐसा नहीं है that we do not want you to be exposed to such questions. मतलब ऐसा नहीं है ना, मैं आपको शील्ड करके रखूंगा कि कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. तो आपको वैरायटी सारी मिलेगी ऋषि. यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस इन बुकलेट विच आर आल्सो डिफिकल्ट इन नेचर. मतलब समटाइम्स ऐसा होगा कि जेई एडवांस के लेवल के ऊपर के भी क्वेश्चंस होंगे. ठीक है,
मतलब ऐसे ओलंपियाड्स या उनसे पूछे हुए क्वेश्चन. सो दैट इज समथिंग वेयर एक्सपोजर आपको पूरा मिलेगा, बट एट द सेम टाइम गाइडेंस भी मिलती जाएगी, दैट दिस इज हाउ इट वाज, सो दैट यू डोंट फील दैट कुछ मिस आउट हो गया. ओके. आदित्य का डाउट है कि सर बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा. बोर्ड एग्जाम्स में आपको तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, that this is what is given, this is what is asked, and then you start writing the steps, and then end में LHS equal to RHS hence proved सब लिखना पड़ेगा, like you have been practicing. And again वहाँ पर भी calculations is not the part that is being asked. वहाँ पे actually ये देखेंगे कि आपका working कैसा है. They don't just focus on the final answer. यहाँ पर JEE के एग्जाम्स में तो कैसा है, द फाइनल आंसर मैटर्स, हाउ डिड यू अराइव एट इट, दैट इज नॉट समथिंग दैट दे चेक. तो बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन आपका अलग अलग तरीके से होगा ही सही. ऑलराइट, देन अक्षय का डाउट है सर व्हाई डू पैरेलल रिएक्शंस अकर. वेल, this is something which is an inherent nature of the way in which chemical reactions happen. ऐसा तो है नहीं कि दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक ही कंपाउंड बना सकते हैं, राइट. दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर मल्टीपल कंपाउंड्स बना सकते हैं. जैसे हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कल को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओगे तो नाइट्रोजन के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं. सो दैट इज व्हाट पैरेलल रिएक्शंस आर, दैट sometimes the same set of reactants can give you different products, and that too as a part of different reactions, not the same reactions. तो इसके लिए इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि ऐसा A is giving B plus C versus A is giving B and A is giving C. These are two different scenarios, right? This is a case of parallel reaction, जहां पर A, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहेगा. ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये रहेगा कि पहले रिएक्शन में B और C आप नोटिस करें उनके कोफिशिएंट 1 1 है. ठीक है, तो इनका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, B और C का. ठीक है, इस दूसरे सिनेरियो में, ठीक है, B और C का अमाउंट अलग अलग हो सकता है. ठीक है, इसकी डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ऐसा क्यों हो सकता है, मान लो हो सकता है कि ये रिएक्शन स्लो हो और ये रिएक्शन फास्ट हो. ठीक है, अभी ये पार्ट स्लो और फास्ट का तो हम लोगों ने डील करा ही नहीं है. दिस इज समथिंग व्हिच इज डन इन अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, बाद में कराएंगे आपको. तो हो सकता है उसकी वजह से B का अमाउंट कम बने, C का अमाउंट ज्यादा बने. So all those things are details which we will cover later only. Just to answer your questions, parallel reaction क्यों होते हैं? It is because the same set of reactants can give different products. All right, then there is a doubt from Shritam that in fact Chaitanya का उसके पहले है that is there any similarity between JEE and subjective ChemSat? Well, concepts तो वही हैं. ठीक है, although honestly I am not taught students primarily for SAT examinations, but what I understand is that syllabus SAT का limited है, and the level of questions also that are asked are much easier than as compared to JEE advanced. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो SAT कवर होता है, बट बाय नो मीन्स इट इज समथिंग दैट आप उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करोगे, बिकॉज उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए. सो दिस गोज विदाउट सेइंग. मतलब सी JEE मेंस और JEE एडवांस्ड का तो आप यू कैन से कि मतलब स्टडीज कंबाइंड है, आपस में प्रिपरेशन हो रही है. ठीक है, बट देर आर ऑल्सो अदर एग्जामिनेशंस विच यू विल गिव लेटर, लाइक बिट सैट का रहेगा या फिर महाराष्ट्र CT का रहेगा. तो सिलेबस तो सब आपका कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल सब कवर हो जाएंगे, बट कैसा होता है कि इन एग्जाम्स में सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उनके पैटर्न में, तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट लिखने पड़ते हैं बाद में, बट वो सब बहुत आगे की कहानी है. अभी आपको उस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत नहीं है फॉर द कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस. All right, and Shritam is asking that are we even covering the board portions right now? Well, बोर्ड के लिए आपकी क्लासेस अलग से लगेंगी. ठीक है, जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी आप लोगों का एक ट्रैक चलता रहेगा.
स्टार्टिंग में काफी ओवरलैप होगा सिलेबस, बट फिर जो बोर्ड का क्लासेस है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा नहीं कराएंगे। जैसे अभी तो क्या है, यहाँ पे मूल कंसेप्ट में आपको, मैं 7वें लेक्चर पर हूँ, अभी हो सकता है कि 2-3 लेक्चर्स और लग जाएं, 3 तो नहीं लगेंगे, शायद 2 लेक्चर और लग जाएं, ठीक है, जहाँ पर हम मूल कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। अभी जब आप कॉलेज में जाओगे तो इतना डिटेल में, इतना कैलकुलेशंस के साथ में नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर आपको मतलब थ्योरी थ्योरी पार्ट कराएंगे एंड देन आगे बढ़ाएंगे, अगले चैप्टर की तरफ मूव कराएंगे, ठीक है। ओके, वेदांत का स्टेटमेंट है सर, बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट सेम होगा। अरे बाबा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट पढ़ो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट ये है कि दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द सेम कंपाउंड, ठीक है, तो उनका रेशियो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स इज सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 2:16 रहेगा, ठीक है, तो ये H2 अब टैप वाटर हो कि रिवर वाटर हो कि रेन वाटर हो, सब में यही रेशियो रहेगा, ठीक है। अब कोई दूसरा कंपाउंड आ गया, से हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, तो इसमें अब जो रेशियो है, लेट्स से यहाँ पर रेशियो आएगा 2:32, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, नो मैटर H2O2 आप कहाँ से लेकर आओगे, ठीक है। आप H2O2 किसी रिएक्शन से बना रहे हो, या किसी रिएक्शन 1 से बना रहे हो, किसी रिएक्शन 2 से बना रहे हो, या आपको नेचुरली कहीं पे मिल गया, सो दैट इज समथिंग विच इज what law of constant composition or definite proportion was, ठीक है। all right, so anyways, let me just quickly start with today's agenda and today's important points. हाँ आयुष, आपका रिवीजन होता रहेगा, आप टेंशन मत लो रिवीजन की, आपको टेस्ट इतने पूछे जाएंगे बीच बीच में दैट आपको रिवीजन खुद से भी करना ही पड़ेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ऑल राइट, सो एज अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हम लोगों ने स्टोइशियोमेट्री में, स्टोइशियोमेट्री एज इन द रिएक्शंस का एनालिसिस वाला पार्ट, इसमें क्या क्या चीजें देख ली हैं। सो इसमें हम लोगों ने सिंपल एनालिसिस, सिंपल रिएक्शंस और उनका एनालिसिस देख लिया है, ठीक है। देन हमने केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट देख लिया है। सीरीज रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है किस तरीके से एनालाइज करते हैं, फिर हमने इनको कंबाइन भी करके ऑब्जर्व करा कि इनके कंबाइंड अगर क्वेश्चन आ गए तो कैसे डील करेंगे। देन लास्ट क्लास में मैंने पैरेलल रिएक्शन भी आपको समझाया क्या होता है, एंड उसमें कैलकुलेशंस भी करके बताई यूजिंग कपल ऑफ एग्जांपल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग रिएक्शंस को तभी ऐड करेंगे जब हमें ये पता हो कि प्रोडक्ट कौन से रेशियो में बन रहा है, ठीक है, अदरवाइज वी शुड नॉट जस्ट कंबाइन रैंडमली, राइट। देन उसके बाद हम लोगों ने केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन देखा था, ठीक है, दिस वाज समथिंग जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट भी समझा था, राइट। इसके पहले जितने भी रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें द इनहेरेंट अजम्पशन वाज दैट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है अगर इन केस है तो वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है। देन फिर आपको मैंने ये केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन के बारे में बताया दैट समटाइम्स यू माइट कम अक्रॉस क्वेश्चंस जहाँ पे रिएक्शन पूरा नहीं हो रहा, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बाय योरसेल्फ बाय लुकिंग इनटू द क्वेश्चन। समटाइम्स डेटा सामने सामने होगा, समटाइम्स डेटा इनडायरेक्टली दिया होगा, ठीक है। जहाँ पर इनडायरेक्टली दिया होता है वो भी मैंने एग्जांपल कराया, तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट देन ऑफ कोर्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करोगे तो वो अपने आप आपको फिगर आउट हो ही जाता है, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करेंगे इसके ऊपर, राइट। एंड ऑन द सेम लाइंस मैंने आप लोगों को कल 2 प्रैक्टिस टेस्ट भी भेजे हैं, ठीक है। नाउ मैंने उसके साथ में ये भी मेंशन कर दिया था कि ऐसा नहीं है कि आपको अर्जेंटली कल के कल ही करने थे, इट इज समथिंग जो आप संडे तक आराम से टाइम लेकर एक बार क्विक रिवीजन करके उनको दो, बट वही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दैट मेंटेन ऑनेस्टी एंड ट्राई टू गिव देम एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया लगने लगेगा दैट हम लोग कितना ऐसे टाइम्ड मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं,
ठीक है। ऑल राइट, सो आज हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट another new concept called principle of atomic conservation, POAC. But उस पर आने के पहले let me give one or two examples, from these previous questions itself, from these previous topics itself. ठीक है, एंड हाँ, बिफोर ऑल्सो कमिंग, बिफोर स्टार्टिंग, मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा था रिगार्डिंग द व्हाट्सएप ग्रुप्स दैट हैव बीन क्रिएटेड. So, I have created the groups based on the centers and the locations. So, कल जैसे दादर का एक ग्रुप क्रिएट हुआ था, अंधेरी का भी ग्रुप क्रिएट हुआ था, सिमिलरली बोरीवली का भी अलग ग्रुप क्रिएट हुआ है. तो those groups are meant for discussions, constructive discussions. And kal andheri ka group काफी active था. A lot of students participated and discussed doubts with each other. एक दूसरे की help कर रहे थे, खुद ने अगर solution solve कर दिया तो उसके screenshot निकाल कर भेज रहे थे. तो that was a good thing that was going on. However, I noticed that शायद दादर पे अभी क्या स्टार्टिंग में ये सब चीज़ों के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, तो दादर के ग्रुप पे इतना एक्टिविटी हुआ नहीं. And I hope सबसे पहले तो students have joined in. If not, then I will again post a message on the group. And let's kickstart this process of doing doubt discussions. ठीक है, because एक दूसरे के डाउट से हम लोग काफी सीखते हैं. So you can feel free to keep asking those doubts on the group. And I have also mentioned that अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप shy हैं, नहीं पूछा जा रहा है, कुछ hesitation हो रहा है, तो आप मुझसे personally तो पूछ ही सकते हो. ठीक है, we will deal with that. So don't worry about that part, and ensure that you are taking that proactive responsibility of completing things on your own. ठीक है, and the reason why I'm saying this कि मतलब ये एक important change है आप लोगों के लिए, especially for students. see, यहाँ पर अब ऐसी सिचुएशन हो रही है ना जहाँ पर ऑलमोस्ट सब बच्चे अपने अपने स्कूल के टॉपर्स हैं. ठीक है, अच्छे अच्छे स्कोर लाए हुए होंगे, एंड दे वुड हैव शोन गुड एप्टीट्यूड फॉर साइंस एंड मैथ्स, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टेकन अ टारगेट टू प्रिपेयर फॉर जेईई एज एन एग्जामिनेशन. बट अगर आप लोग पहले अपने स्कूल में थे एंड टॉपर थे, तो क्या होता है कि मतलब द सिचुएशन वाज कि आप लोगों से बच्चे डाउट पूछते थे. ठीक है, मतलब आपका जलवा था. राइट, यहाँ पर आके एक साथ क्या होता है, जब एक साथ खूब सारा एक्सपोजर मिलता है तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे मतलब मैं तो आंसर क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा, उसके पहले किसी बच्चे ने आंसर भी कर दिया. So there are different types of people that you are going to come across, and I imagine this is going to happen at a national scale now. ठीक है, अभी तो आप सिर्फ पेस में ही ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो. सो कैसा रहेगा कि यू शुड कम आउट ऑफ दैट सेल्फ मेड कुकून कि भैया मैं थोड़ा डाउट पूछता था यार, लोग मुझसे डाउट पूछते थे, एंड हाउ कम आई कैन नाउ आस्क डाउट्स. ठीक है, नो मैटर हाउ स्टूपिड, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट ऑन द ग्रुप, आस्क डाउट्स. ठीक है, पर्सनली पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट इंश्योर कि ये प्रोएक्टिवनेस आपकी तरफ से आ रही है, ये गो गेटर एटीट्यूड आपकी तरफ से आ रहा है, दैट मुझे मेरे डाउट्स क्लियर करने हैं. ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स ने तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है कि भाई पेस जाओ और वहां पे पढ़ो. ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पेरेंट्स आपको हैंड होल्ड करेंगे कि डाउट पूछा कि नहीं पूछा. एंड ऑनेस्टली अगर वो इतना माइक्रो मैनेज करने लग जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद आपको भी चिढ़ होने लग जाएगी कि आप हर चीज में दखल अंदाजी कर रहे हैं. तो डू नॉट लेट सिचुएशंस कम टू दैट सिनेरियो. आप अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली इनिशिएटिव लो. ठीक है, एंड इंश्योर दैट यू गेट योर टास्क डन. मतलब आपको इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो एक मतलब गो गेटर एटीट्यूड हो ही सकता है कि भाई मुझे मेरा काम पूरा करना है. ठीक है, अब उसके लिए आज डाउट पूछना है, कल डाउट पूछना है, कैसे डाउट पूछना है, आई विल वर्क ऑन इट. ठीक है, सो प्लीज इंश्योर दैट दिस इज समथिंग दैट यू गाइस आर टेकिंग केयर ऑफ. ऑलराइट, सो सुबह सुबह 8 बजे का ज्ञान बहुत सारा हुआ, अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं. राइट, विल स्टार्ट विद वन एग्जांपल ओनली. ठीक है, लेट्स सी. अच्छा एग्जांपल है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अचानक से हो जाएगा. हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. सो देयर इज अ चेंबर जिसमें ऑक्सीजन गैस ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, नाउ इसमें डेटा ऐसा दिया है, इफ एट सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन the average
molecular weight of gaseous mixture is 40 gram per mole, then determine the percentage completion of reaction. ठीक है, इसमें अब कैसा हो गया, क्वेश्चन में ही पूछ लिया परसेंटेज कंप्लीशन, तो इनकम्प्लीट रिएक्शन का ही केस है और रिएक्शन आपके सामने है कि O2 O3 में जा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट मैं चलो हेल्प कर देता हूँ आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने में। सो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, डोंट ट्राई टू राइट द नेसेंट ऑक्सीजन वाला पार्ट एंड ऑल। ठीक है, मैं ओवरऑल रिएक्शन आपको लिख के दे रहा हूँ। ये ओवरऑल रिएक्शन है दैट ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है एंड कहीं पर इन बिटवीन मेजरमेंट किया एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का एंड इट केम आउट टू बी 40. So determine the percentage completion of reaction. Alright, so I'm getting some answers. Well, अभी तक दोनों आंसर्स जो हैं वो सही नहीं आए। Not the correct answer, Rugved. नो विनय, ध्रुव, नहीं, सही आंसर नहीं आया है अभी तक। नॉट येट। वैसे काफी स्टूडेंट्स का आंसर 50% आ रहा है। आई डोंट नो, मतलब द करेक्ट आंसर विच आई रिमेम्बर इज अ डिफरेंट वन, बट आई गेस सब सिमिलर मिस्टेक कर रहे हैं। दैट आपने शायद ये रियलाइज करा कि O2 O2 इज 32 एंड ओजोन इज 48। तो आपने ये रियलाइज कर लिया कि अगर 40 होना है तो इसका मतलब 50-50 दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बट ये तो कैसा हो गया, यहाँ पे नोटिस करना ना, ये कोफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है ना कि जितना अमाउंट और जितने मोल्स O2 के रिएक्ट हो रहे हैं उतने मोल्स O3 के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको ऐसे अलग से क्वेश्चन लाके दे देता कि मैंने एक डब्बा है जिसमें O2 गैस डाली है एंड O3 गैस डाली है अलग अलग से, ठीक है, एंड देन एवरेज 40 है, तो आप जरूर बोल सकते थे कि हाँ सर ये तो 32 प्लस 48/2 बन रहा है विच इज 40, तो ये 50-50 मिला दिए होंगे। ठीक है, तो वो वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये मिलाया नहीं जा रहा है। इट्स अ रिएक्शन दैट इज हैपनिंग एंड दैट टू उनके कोफिशिएंट्स नोटिस करोगे तो वो आपस में इंटर रिलेटेड है।
अभी तक तो किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। फाइनली वन स्टूडेंट, यश सिंह, विद द करेक्ट आंसर। गुड यश। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ एंड देन लेट मी सॉल्व फॉर इट। द करेक्ट आंसर इज 60%। ठीक है, नाउ let me solve for it that how is it a correct answer. So आपके सामने रिएक्शन है, ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है दैट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम पर मोल हो गया है। ठीक है, सो आपने स्टार्ट जो है वो प्योर O2 से करा है। ठीक है, दिस इज योर स्टार्ट। स्टार्ट में सिर्फ O2 है, ऑक्सीजन तो ओजोन तो प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में कितना O2 प्रेजेंट है, ठीक है, वो आप ले सकते हो 1 मोल, या फिर आप वेरिएबल भी ले सकते हो। ठीक है, आपको अगर वेरिएबल मानना है तो वो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने 1 मोल से क्यों स्टार्ट करा, बिकॉज क्वेश्चन में ना मोल्स का कोई हार्ड डेटा नहीं दिया। ठीक है, जस्ट एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का डेटा दिया हुआ है इन दी एंड, तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि हम लोगों ने कितने मोल से स्टार्ट किया है। ठीक है, सो यू कैन लेट द स्टार्टिंग मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको चाहिए तो वेरिएबल से भी कर सकते हो। वेरिएबल से करोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए वेरिएबल से तो मैं एक बार वेरिएबल से भी कर देता हूँ। ठीक है, सो लेट मी टेक दिस टू बी n मोल। ठीक है, मोल्स में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब देखो, रिएक्शन अगर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता तो सिर्फ ओजोन गैस बन जाती और मॉलिक्यूलर वेट 48 हो जाता। ठीक है, बट अभी कैसा है, 48 नहीं है, कुछ 40 दिया हुआ है, तो यानी कि रिएक्शन इन बिटवीन पे कहीं पे रुक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं इस तरीके से सेम अपना फॉर्मेट फॉलो करूँ एनालिसिस का, स्टार्टिंग में n मोल्स हैं, ठीक है, एंड x मोल्स ऑफ O2 आर रिएक्टिंग। ठीक है, x मोल्स O2 के रिएक्ट हो गए, तो O3 के कितने मोल्स बनेंगे, 2/3x। ये समझ में आया, क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो अगर इसके x रिएक्ट कर रहे हैं तो ओजोन के कितने बन जाएंगे, 2/3x, राइट। तो फाइनल, ठीक है, एंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, इट इज नॉट द एंड बट फाइनल, यानी कि जहां पर हम लोगों को एनालिसिस करना है वहां पर मोल्स कितने हो गए इनके, n-x एंड 2/3x। ठीक है, सो नाउ अब इस रिएक्शन मिक्सचर के लिए आपको बोला जा रहा है, जो फाइनल रिएक्शन मिक्सचर है इसके लिए बोला जा रहा है दैट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज 40। ठीक है, अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता था, ये हम लोगों ने लिखा हुआ था, इट वाज टोटल मास बाय टोटल मोल्स, राइट, और n1। ठीक है, या अभी आप यहाँ पर बोल सकते हो कि अभी यहाँ पर इन दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, या तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि इन दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, और यू कैन यूज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला विच वाज n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो इससे 40 इज इक्वल टू n-x इंटू 32 प्लस 2/3x इंटू 48 अपॉन n-x प्लस 2/3x। ठीक है, इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको n और x दोनों अलग अलग नहीं आएंगे, बट आपको x/n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, विच विल बी 3/5। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको x अपॉन n मिल जाएगा 3/5। ठीक है, और अब आप फॉर्मूला देखोगे परसेंटेज कंप्लीशन का, तो परसेंटेज कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड अपॉन इनिशियल
मोल्स ऑफ O2 इंटू 100%। ठीक है, तो ये आपका x था और ये आपका n था इंटू 100%, तो आपका ये एक्चुअली 60% आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको चाहिए तो आप n मत मानो, स्टार्टिंग मोल्स 1 से भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं यूज करना है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो वो भी आप मत करो। ठीक है, आप क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले फिगर आउट करा था कि अगर 40 मॉलिक्यूलर वेट है तो ये दोनों O2 O3 1:1 के रेशियो में होने चाहिए, तो इनके रेशियो को आप 1 लिख दो और उससे x/n का वैल्यू भी आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगा 3/5। ठीक है, सो दिस वाज a question based on concept of limiting reagent. ठीक है, sorry, not limiting reagent, incomplete reaction. ओके, सो हेत पूछ रहा है कि वेरिएबल वाला पार्ट नहीं समझ में आया। वेरिएबल वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर n मोल्स लिया, आप स्टार्ट कर सकते हो 1 मोल से। ठीक है, चलेगा, कंप्लीटली ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है मोल्स का कि मोल्स कितने हैं। ठीक है, नो हार्ड डेटा, तो आप 1 से भी स्टार्ट कर लो। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 - x लिख दोगे। ठीक है, एंड देन आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर भी आप इसकी जगह 1 लिख दोगे, एंड जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू 3/5 मिल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3/5 मिल गया, तो मोल्स रिएक्टेड 3/5, इनिशियल मोल्स 1, तो आपका आंसर 60% आ जाएगा। ठीक है, दैट सेम थिंग इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। हाँ बिल्कुल, वैसा भी लिख सकते हो आप। टोटल मास आप 32 भी लिख सकते हो, 32 इंटू एन। ठीक है, 32 इंटू एक्स नहीं अक्षय, 32 इंटू एन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एन मोल्स माने थे। ठीक है, यहाँ पर बस ये तो कैलकुलेशन है बाबा। ये देखो ना, ये फॉर्मूला है N1, दिस इज द मोल्स, ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला था ना, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, इसमें अच्छा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, ठीक है, विद द स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पर डाउट आया, दैट आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है, आपने रिवाइज नहीं करा, एंड आपको अगर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर अचानक आपके लिए क्वेश्चन आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रहेगा एज ऑलवेज कि जो मैंने पहले पढ़ा दिया है ना, वो आपको आता है। ठीक है, तो अब मेरे से ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना ना कि मतलब अब मैं वापस से आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला सिखाऊं। दिस वाज समथिंग दैट वी डिड इन आई थिंक लेक्चर 3। तो अगर हम लोगों ने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला जब पढ़ा था और वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज वेयर आई होप आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, कि अगर आपको अचानक से याद नहीं आया तो आप कम से कम अपने नोट्स में पीछे जाके देख सकते हो कि हाँ हाँ ये वाला फॉर्मूला था सर, ठीक है, याद आ गया, समझ में आ गया। फिर बस सब्सटीट्यूशन है वैल्यूज का, मोल्स, ये ऑक्सीजन के मोल्स हैं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है, ये ओजोन के मोल्स है, ये ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, एंड देन अपॉन दोनों के मोल्स ऑक्सीजन एंड ओजोन के ऐड कर दिए। सो दिस इज समथिंग जहां पर प्लीज आप नोटिस करोगे, आगे फिजिक्स और मैथ्स में भी ऐसे ही होगा। जो पढ़ा दिया है वो एक्सपेक्टेड होगा ना कि मतलब याद है। अब आपको एक क्लास में मतलब मान लो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू सिखा दिए, बता दिए कि ऐसा होता है कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो कॉस नेगेटिव होता है, तो अब हर बार थोड़ा ना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो मैं एक बार वापस से जूम आउट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो आई गेस ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैं दो कॉन्सेप्ट कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट अस सी इफ some of you are able to answer this or not. All right, so the question goes in this manner: 31 grams of each P4 and O2
are mixed to give P4O6 and P4O10 in 1:1 mole ratio. ठीक है. The question asks, determine percentage of excess reactant left. ठीक है. And atomic weight of phosphorus is 31 and oxygen का 32 आपको पता ही है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका combining the concept of parallel reaction with the concept of limiting reagent. ठीक है. Again it's a difficult question. ठीक है. अगर आपसे नहीं होता है तो it is absolutely fine because it is not expected कि आपसे एकदम से हो जाएगा. अगर जिससे हो रहा है then like again kudos, you are doing really good. मैं एक हिंट दे देता हूँ. चलो ठीक है. Let me give you a hint that solved by, ठीक है, पहले मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ that it is parallel reaction plus limiting reagent concept. ठीक है. ये मैंने आपको हिंट पहले दे दिया था. अब मैं इसमें एक और हिंट दे देता हूँ आप लोगों को that you know, since the ratio of moles of products, ठीक है, हमारे products जो हैं P4O6 and P4O10 is given, we can use method 2. ठीक है. That is combine the parallel reactions. And कैसे combine करूं? यहाँ पर notice करना, ऐसा P4 plus 3O2 is giving P4O6 होगा and P4 plus 5O2 is giving P4O10 होगा. ठीक है. ये अलग अलग parallel reactions हैं. इनको मैं combine कर सकता हूँ P4O6 plus P4O10 लिखकर.
ठीक है, जस्ट इनका कोफिशिएंट दोनों का 1 and 1 ले सकता हूं मैं, ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर गिवन कि 1:1 का रेशियो है बाय मोल्स, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में और डिफिकल्ट बना देता अगर मैं रेशियो बाय मास दे देता, तो फिर आपको फिगर आउट करने में थोड़ी सी और दिक्कत होती, बट ठीक है, अभी थोड़ा सा मैंने सिंपल रखा है, ऑल्सो फिर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये 1:1 बाय मोल्स दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि P4 2P4 प्लस 8O2 इज योर इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब मुझे कुछ आंसर आए हैं, बट नहीं, दोज आंसर्स आरंट करेक्ट। मतलब क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा है, परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। हाँ, अभी तक तो सही आंसर नहीं आया है, इस हिंट के बेसिस पे आप लोग ट्राई करो। राइट, दोनों का 31 ग्राम्स दे दिया है, तो आप अपना तरीका यूज करो जैसे अपन लोग वर्क करते थे। नहीं चैतन्य, आपका आंसर भी अभी सही नहीं है। मैं जूम आउट कर देता हूँ एक बार, तो वापस से आप लोग क्वेश्चन भी देख लो, एंड जितना मैंने हिंट दिया है उतना भी आप एक बार फिगर आउट करके आगे बढ़ो। नहीं विनय, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। नो रोहन, परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, पहले तो चलो आप यही बता दो मुझे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा, पहले आप मुझे ये फिगर आउट करके बता दो, यहाँ जितना हमने लिख लिया उसके बेसिस पर। हाँ, at least that is now coming as a correct answer from some of the students, that O2 is the limiting reagent and P4 is the excess reagent, ठीक है। ऑल राइट, इतना तो सही है, बट फिर कैलकुलेशन क्यों नहीं आ रही है सही? हाँ, वैभव का आंसर आया है काफी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर, वन गाय हैज गॉट इट, वैभव तेलांग, टू द एक्चुअल आंसर, ठीक है, बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके करा होगा आपने वैभव, ठीक है। प्रथम, आपका आंसर भी आसपास है। ओ सॉरी, इट इज विभव, माय बैड विभव, एकदम ऐसे रियलाइज नहीं हुआ। हाँ, अर्जुन का आंसर एक्यूरेट है, अर्जुन दांडेकर, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, सेम गोज फॉर आदित्य आचार्य, ठीक है। रोहन, परसेंटेज में आंसर बताओ ना मुझे, जैसा क्वेश्चन ने पूछा है। नहीं सौम्य, आपका आंसर सही नहीं है। सौम्या, मतलब आई एम देन गेसिंग दैट यू आर अ गर्ल, आपने 2 A इसीलिए डाला है सो एज टू ensure that people don't make a mistake. Is that the case, right? Am I correct, Soumya? Are you a girl or a guy? नहीं वेदांत, आपका आंसर भी सही नहीं है। आरोही, O2 तो लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, P4 एक्सेस रिएजेंट है। ऑलराइट, कैसा होगा यहाँ पर नोटिस करो ना, मैं करके दिखा देता हूँ। हम लोगों को मास मिल गया है, तो मोल्स निकालेंगे, मोल्स इसका 31/4 × 31, एंड इसका 31/32 आ जाएगा। फिर हम स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कैसा होगा, 31/4 ये इसका कोफिशिएंट है, एंड 31/32/8 ये इसका कोफिशिएंट है। डेफिनेटली द स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो इज नॉट इक्वल, ठीक है। The stoichiometric ratio is not equal, and as a result it becomes a case of limiting reagent, and as you can see that this will be the smaller value, ठीक है, this will be your limiting reagent, ठीक है। मतलब अब इसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है।
ऐसा आपका 2p4 plus 8o2 is giving p4o6 plus p4o10। तो आप अपना एनालिसिस करोगे तो स्टार्ट में इसके मोल्स आपके सामने हैं 31/4 इंटू 31 एंड इसके 31/32। ठीक है, अब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इफ यू आस्क मी रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड तो ये पूरा 31/32 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा ताकि एंड में ये जीरो हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा P4 के बारे में तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, आप नोटिस करोगे P4 और O2 के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, 2 and 8 उनके कोफिशिएंट है। तो अगर इसका 31/32 मोल्स रिएक्ट हो रहा है तो हाउ मच मोल्स विल रिएक्ट ऑफ P4, तो ये आप यहाँ पे बता दोगे, आंसर आ जाएगा -1/4 इंटू 31/32। राइट, सो एंड में कितना बचेगा, आप ये 31/4 को कॉमन ले सकते हो एंड इट विल बी 1/31 माइनस 1/32। ठीक है, सो दिस विल बी द मोल्स ऑफ P4 लेफ्ट। ठीक है, सो मोल्स ऑफ P4 लेफ्ट आ गया है आपके पास 31/4 इंटू 1/31 माइनस 1/32 एंड इनिशियल मोल्स ऑफ P4 कितना था, ये हमने कैलकुलेट करा था 31/4 इंटू 31। राइट, सो यू कैन डिटरमाइन दैट परसेंटेज ऑफ P4 लेफ्ट। ठीक है, दिस वाज योर एक्सेस रिएजेंट, वो कितना बच जाएगा, ये आप आंसर निकाल लोगे 31/4 इंटू 1/32 इंटू 31। ठीक है, ये इनिशियल मोल्स हो गए, सॉरी मोल्स लेफ्ट हो गए अपॉन 31/4 इंटू 1/31 इंटू 100%। तो इससे ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 100/32% विच इज रफली 3%, और अगर एक्यूरेटली लिखना है तो 3.125%। ठीक है, तो मतलब ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट एक बार ये समझ में आ गया कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है एंड यू नो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसके बाद का कैलकुलेशन तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ना, ये फॉर्मेट में एनालिसिस करना इज समथिंग दैट वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स नाउ। ठीक है, स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड वाला। सो मैंने आपसे पूछा था कितना बचा है, नॉट हाउ मच बट रिएक्टेड। सो आदित्य का क्वेश्चन है, सर कैन वी ऑलवेज कंबाइन पैरेलल रिएक्शन लाइक दिस। मतलब ध्यान से नोटिस करना, मैंने ये कंबाइन क्यों करा है, बिकॉज ये गिवन है पार्ट कि किस रेशियो में है। ठीक है, अगर ये ऐसा दिया होता कि यू नो ये 2:3 के रेशियो में बना रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 लिखता और कंबाइन कर सकता था। ठीक है, तो वो डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे टू स्टार्ट योर डे टुडे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी इनफैक्ट जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम लोगों ने ये सारे सिनेरियोज देख लिए हैं और इनके कॉम्बिनेशंस भी सीख लिए हैं। अभी लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, एंड ओके, सो आर्यन सॉरी वेदांत का डाउट है, सर हम लोग बिना कंबाइन करे हुए एक्स और वाई मोल्स भी कंसिडर कर सकते हैं एंड डू कर सकते हैं सेपरेटली। हाँ हाँ, आप मेथड 1 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप मेथड 1 भी यूज कर सकते हो, बट मेथड 1 ना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। ठीक है, मेथड 1 में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज दोज हु आर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दिस डूइंग बाय मेथड 1, तो वो भी आप ट्राई करो। ठीक है, एंड मैं फिर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछना, बताना कि आप लोगों ने क्या ट्राई करा और कहाँ अटक गए, एंड मैं आपको करेक्ट सोल्यूशन भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप आल्सो। ओके, नाउ यस, परसेंटेज यील्ड तो सामने ही है ना, मतलब परसेंटेज यील्ड क्या होता है, जो आपके पास में इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है
आपका इनिशियली इतना मोल्स था, ठीक है, टू स्टार्ट विद। अब ये पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं हुआ ना। अच्छा, आप परसेंटेज ईल्ड पूछ रहे हो, सॉरी माय बैड, परसेंटेज ईल्ड। तो आपके पास में इनिशियली जितने मोल्स होते हैं कंपाउंड के, वो डिनोमिनेटर में जाता है रिएक्टेंट का, और जितने रिएक्ट हो जाते हैं वो न्यूमरेटर में जाता है। तो बस पता पड़ जाता है कि कितना रिएक्ट हुआ। अगर पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा तो 100% कंप्लीशन हो गया ना रिएक्शन का। ओके, सो या एज आई वाज सेइंग कि हम लोग अब पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इसका यूटिलिटी देखना, ठीक है, इसका यूज सबसे ज्यादा कैसे और कहाँ पर आता है। तो अभी तक ये जितने केसेस आपने देखे थे, इन सब में क्या एक चीज कॉमन थी, तो मुझे बताना चाहेगा, व्हाट वाज समथिंग कॉमन इन ऑल दीज केसेस जो हमने अभी ऊपर पढ़े। हाँ, सो अभिनव ने करेक्ट आंसर दिया है, या ऋषि का भी आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है, दैट इन सब में हमारे पास में बैलेंस्ड रिएक्शन होती थी, ठीक है। दैट वाज अ वेरी कॉमन थिंग विद ऑल दीज क्वेश्चंस दैट वी हैड सीन, कि हमारे पास में एक पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन होती थी, एंड फिर हम लोग एनालिसिस करते थे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, ठीक है। वी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड ट्राई टू फाइंड द अननोन। अब नोटिस करना, आई will show you that sometimes question can be there जहां पर आपको पूरे के पूरे रिएक्शन का आइडिया ही नहीं है, ठीक है। बैलेंसिंग छोड़ो, आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिएक्शन कैसे लिखूं, तब भी आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, क्या होगा ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। So let's write the heading POAC. This is called as Principle of Atomic Conservation. ठीक है, एंड अगेन मतलब थोड़ा सा मेरा इंग्लिश खराब है, तो वापस आई रियलाइज दैट प्रिंसिपल का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है। दिस इज नॉट द स्कूल प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। सो बेसिकली व्हाट इट सेज इज, इसका स्टेटमेंट नोटिस करना, that during chemical reaction atoms of element are conserved, ठीक है, they are neither destroyed nor created, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोटिस करना, मैं एक सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मीथेन को मैं बर्न करके CO2 और H2O बना रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा हो रहा है, एज यू कैन सी कि जो एटम्स रहेंगे, जैसे कार्बन के एटम्स हैं, तो वो पहले मीथेन के अंदर थे, अब वो CO2 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जितने एटम्स थे वो पूरे के पूरे एटम्स राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में से एटम गायब हो गए, ठीक है। एटम गायब होते हैं मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में होते हैं, बट अभी हमारा फोकस केमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शंस में एटम्स आर कंजर्व्ड, सो वी डू नॉट find the atoms to be missing. So इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग सिंपल टर्म्स में और लिख सकते हैं, दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, दस टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, उसी एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर आप एटम्स का कंजर्वेशन लगा सकते हो।
एक्चुअली यही यूज करके हम लोग बैलेंसिंग भी करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन बिफोर जब आप बैलेंसिंग करते थे, ठीक है। बट अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो आप डेफिनेटली नोटिस करना। जैसे इस एग्जाम्पल में ही, ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिखा है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग, ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड, इसको मैंने बैलेंस नहीं करा है, ठीक है। अगर मैं बैलेंस कर लेता तो आई वुड हैव गॉट माई, सो दिस इज, अभी मैंने क्या करा है, बैलेंस नहीं करा है, सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स लगा रहा हूँ, ठीक है। सो अप्लाइंग पीओएसी ऑन से कार्बन, ठीक है। अगर मैं पीओएसी पे ये इक्वेशन लगा रहा हूँ तो देखना लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन किस में है, ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन, और यू कैन से एटम्स ऑफ कार्बन ऑन LHS इज इक्वल टू मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन ऑन RHS, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन किस में है, मीथेन में है, ठीक है। एंड मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन के एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कार्बन का एटम है। तो अगर मुझे कहीं से मोल्स ऑफ मीथेन मिल जाए और मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इससे मुझे मोल्स ऑफ कार्बन एटम मिल जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे देखो आप, इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड पर कार्बन कहां पर है, सिर्फ CO2 में, एंड CO2 के भी एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है। सो कल को अगर कोई मुझे मोल्स ऑफ CO2 दे दे तो मैं उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये मुझे मोल्स ऑफ कार्बन एटम ऑन राइट हैंड साइड मिल जाएंगे, राइट। सो एज यू कैन सी दैट विदाउट बैलेंसिंग, ठीक है, without balancing I have established a relationship between reactants and products, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक important statement रहा वो इस तरीके से रहेगा, thus without balancing reaction we are able to establish relationship between reactants and products। अच्छा, तो ये तो मैंने कार्बन पे लगाया, ठीक है। हाँ, अभी कृष्णा आपको समझ में आएगा कि 1 क्यों मल्टीप्लाई मैंने करा, ठीक है। अभी एक बार लेट मी अप्लाई दिस ऑन अनदर एलिमेंट, ठीक है। सो लेट मी दिस टाइम अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट। ये मेरा रिएक्शन था, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, CH4 + O2 इज गिविंग CO2 + H2O, ठीक है। वापस से सबकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ। अच्छा, अब कैसा रहेगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन on LHS should be equal to moles of oxygen on RHS, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, O2 गैस के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई मुझे मोल्स ऑफ O2 दे दे, ठीक है, एंड आप नोटिस करो O2 के फॉर्मूला से दैट यू नो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है, तो आपको आंसर मिलेगा 2 एटम्स है। तो अगर मुझे कोई मोल्स ऑफ O2 दे देगा तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उससे मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिल गए, राइट। सो आई विल बी एबल टू गेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन देखो किस किस में है, ऑक्सीजन CO2 और H2O दोनों में है, ठीक है। तो कोई अगर मुझे मोल्स ऑफ CO2 दे देगा एंड उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से,
राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर नोटिस करो, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो अगर कोई मुझे मोल्स ऑफ CO2 दे देगा तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे। एज वेल एज यहाँ पर H2O में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऑक्सीजन है, तो इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं या कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के एटम है वो मिल जाएंगे, which should be equal to what is there on the left hand side. So again I have established a relationship between reactants and products, ठीक है, without balancing the reaction, ठीक है? So this is a simple example to demonstrate this. Let me take one more example, ठीक है? Let me take one more example and this will help you better understand this concept, ठीक है? तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है that in fact let me take a familiar question to you. So आप लोग ना ऐसे अपनी बुकलेट में FBS में, ठीक है, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव वाला सेक्शन देखो, and उसमें I'll tell you there is this question number question number 33, हाँ, FBS में question number 33 ऑब्जर्व करो, ठीक है? Are you guys able to see that question in the booklet? Oh sorry, my bad, 33 नहीं, 32, my bad, 32 actually. ठीक है, तो 32 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा एक बार? हाँ, सो 32 क्वेश्चन में कैसा है, 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर K2CO3 है, ठीक है, एंड इसका 27.6 ग्राम्स है, एंड इसको सीरीज ऑफ रिएजेंट्स के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन के बाद रिएक्शन करा रहे हैं, कुछ कुछ करा रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट एंड में कंपाउंड बन रहा है K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, और इसका मास आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? सो ये आपका मोटा मोटा क्वेश्चन है, दैट दिस इज द कंपाउंड K2CO3 जिसको सीरीज ऑफ रिएक्शन करा रहे हैं और उससे एक बन रहा है, और आप इसका मास बता दो। अब द प्रॉब्लम इज दैट बैलेंसिंग छोड़ो, हमको तो रिएक्शन ही नहीं पता, हमको यही नहीं पता कि ये यहाँ से यहाँ जा कैसे रहा है, ठीक है? However, I can still establish a relationship between two, ठीक है, between the LHS and RHS. All I need to do is, ठीक है, यहाँ पर what I would, मैं यहाँ पे highlight करता हूँ, lack of knowledge of reaction से हमें hint मिल गया that use POAC, ठीक है? अब जैसे ही मुझे ये मिल गया हिंट कि POAC यूज करना है, तो मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, विच एलिमेंट शुड वी अप्लाई POAC ऑन, ठीक है, कौन से एलिमेंट पे POAC अप्लाई करें? ऑल राइट, सो वेरी गुड, सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर एज पोटेशियम, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा है पोटेशियम कॉमन है। अच्छा, लेकिन कार्बन भी तो कॉमन है कि नहीं? कार्बन भी कॉमन है, तो दोनों चॉइस है, पोटेशियम और कार्बन। अच्छा, लेकिन अब आप क्वेश्चन रीड करोगे, ठीक है, व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड दैट ऑल कार्बन, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिकली, ऑल कार्बन इज
converted from reactant to product. ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. ठीक है, पोटेशियम के बारे में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है. हो सकता है पोटेशियम कहीं बीच में ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो. ठीक है, हो सकता है कहीं निकल गया हो किसी और बाय प्रोडक्ट में. तो पोटेशियम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है आपको, लेकिन कार्बन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है. ठीक है, so what you have to do now here is that you have to apply POAC on carbon. ठीक है, so I hope this is something that you guys understood. तो अब कैसे करना है, यहाँ पर moles of carbon on LHS is equal to moles of carbon on RHS. ठीक है, अब LHS पे कार्बन के मोल्स ऑब्जर्व करना. हमारे पास में K2CO3 गिवन है, तो K2CO3 के फॉर्मूला में आप ऑब्जर्व करोगे तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन है, तो मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, तो दिस विल गिव मी द मोल्स ऑफ कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली राइट हैंड साइड पर जो प्रोडक्ट है मेरा, उसको मैं नोटिस करूंगा तो उसका फॉर्मूला है K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस. ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है. तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर कार्बन कितना है राइट हैंड साइड पर. ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर इफ यू विल नोटिस, एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 into 2 दैट इज 12 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. तो अगर मेरे को इस कंपाउंड के मोल्स दिए हुए हैं तो मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, तो आई विल गेट द मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स. राइट, तो ये पार्ट समझ में आया. 12 से क्यों मल्टीप्लाई करा? बिकॉज जो कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन के एटम्स हैं. ठीक है, 2 पोटेशियम, 3 जिंक, 2 आयरन, 12 कार्बन एंड 12 नाइट्रोजन. आई होप ये आपको रीड करना आता है. ठीक है, सो ये आपका रिलेशनशिप हो गया बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. राइट, तो अब आप इसके ऊपर अब फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो. इसका मास आपको दिया हुआ है कितना, इसका मास लेट मी जस्ट डबल चेक. इसका मास आपको दिया हुआ है 27.6 ग्राम्स और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 into 39 प्लस 12 into और 12 into 12 प्लस 48. ठीक है, ये आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट मिल गया एंड 12 into इसका मास पूछा है. ठीक है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अब इसके लिए थोड़ा सा और डेटा लगेगा. 2 into 39 प्लस 3 into अब जिंक का एटॉमिक मास होता है 65. ठीक है, प्लस 2 into 56 ये आयरन का एटॉमिक मास होता है. ठीक है, प्लस 12 into 12 कार्बन का एंड 12 into 14 नाइट्रोजन का. ठीक है, तो ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी मास के लिए. मोल्स वाला पार्ट फिर भी आपने फिगर आउट कर लिया हो. अच्छा सॉरी माय बैड, मोल्स ही पूछे हैं. मोल्स पूछे हैं तो ठीक है, फिर देन लेट इट बी, लेट्स नॉट देन गेट इनटू दिस डिटेल. ठीक है, मास पूछा होता तो फिर थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ती एटॉमिक मास का डेटा यूज करके. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर. तो ये पीओएसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया दैट जब हमारे पास नॉलेज का रिएक्शन का नॉलेज नहीं है तो हम लोग इसको अप्लाई करके वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन थिंक ऑफ हाउ टू यूज दिस. अच्छा, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं. ठीक है, लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन एंड लेट्स सी आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है. सो गेट इक्विप टू मेन सेक्शन का. ठीक है, बुकलेट में गेट इक्विप टू मेन सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो. हाँ अक्षय, आप सही हो. पीओएसी सिमिलर टू द एल्जेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग द रिएक्शन. दैट इज करेक्ट. ठीक है, बट समटाइम्स इट रियली हेल्प्स इवन व्हेन देयर आर मल्टीपल रिएक्शंस, लाइक जैसे एग्जांपल मैंने कराया आपको. ठीक है, कि मल्टीपल रिएक्शंस है बैक टू बैक, बट उसके बाद भी you can still establish the relationship between reactant and product. ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं यश. ठीक है, ये वाला आप क्वेश्चन ट्राई करो. गेट इक्विप टू मेंस का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो आप सब लोग एक बार एंड लेट्स वर्क ऑन दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि यू नो अरे सॉरी यार, आई एम अगेन मिस्टेकिंग द क्वेश्चन.
This is question number 12. My bad. Really, really bad. Get equipped to main का question number 12, not 8. 8 तो molarity के ऊपर है. Question number 12 करो guys. नीरव आपका आंसर सही है. प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे ना यहाँ से सॉल्व करके, कितना आ जाएगा? आई थिंक 1/60 टाइप्स आ जाना चाहिए. मैं एक बार पिछले वाले का आंसर देख के बता देता हूँ. हाँ, 1/60. राइट. सो इस क्वेश्चन में हाँ कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा है करेक्ट आंसर विच इज द डी ऑप्शन 1/4. हाँ. ऑल राइट. तो यहाँ पे समझना, लेट मी शो यू हाउ आई अप्रोच दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना आपको किस तरीके से दिया हुआ है. दैट सल्फर है, सल्फर को O2 के साथ बर्न करा, SO2 बन गया. ठीक है, ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया. ठीक है, अब उसके बाद कुछ लिखा हुआ है कि SO2 प्लस क्लोरीन वाटर. ठीक है, मुझे नहीं पता है एक्चुअली, मुझे नहीं पता कि क्लोरीन वाटर क्या होता है, मतलब स्विमिंग पूल का पानी है क्या ये? SO2 इज ऑक्सीडाइज विद क्लोरीन वाटर. ठीक है, एंड उसके बाद कुछ तो बन गया, सम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है. ठीक है, एक बार के लिए तो अब मैं भी अटक ही गया, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं. फिर उसके बाद बोला है कि ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है एंड इसको BaCl2 के साथ में ट्रीट करते हैं तो उससे बेरियम सल्फेट बन जाता है. ठीक है, एंड डेटा ऐसा है कि इसका 8 ग्राम्स दिया हुआ है एंड इसका मोल्स पूछा जा रहा है. तो अगेन आई एम स्टक विद द पार्ट कि भाई मतलब पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रिएक्टेंट है क्या, तो मैं बैलेंस क्या करूं और रिलेशनशिप कैसे करूं. ठीक है, ये समझ में आया सीरीज रिएक्शन है, बट उसके आगे क्या हो रहा है वो तो मतलब गड़बड़ी हो गया. ठीक है, तो दैट इज वेयर POAC शुड कम. ठीक है, आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ से सल्फर, ठीक है, कुछ तो करके यहाँ पर जा रहा है. ठीक है, सल्फर goes from start to end. ठीक है, एंड में किसमें चला जा रहा है? ये बेरियम सल्फेट में. ठीक है, सो आपको क्या करना है अब, POAC on sulfur is what is going to help establish the relationship between the two. ठीक है, तो अगर आप POAC on sulfur अप्लाई करोगे तो अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर सल्फर है किसमें, उसके एलिमेंटल फॉर्म में, सो 1 मोल्स ऑफ सल्फर. एंड राइट हैंड साइड पर सल्फर किसमें, बेरियम सल्फेट में, BaSO4 में. अब आप बेरियम सल्फेट में नोटिस करोगे तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही सल्फर है. राइट, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि अगर मेरे पास मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट हो गए तो मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ सल्फर मिल जाएंगे. राइट, सो अब ये मेरा आंसर आ गया, इसका 8/32 एंड 1 इंटू n. सो मेरा n का वैल्यू आ जाएगा 1/4. ठीक है, so that is what I wanted you to learn from this question, that despite the lack of knowledge of complete reaction,
we are still able to get the answer because of this principle of conservation of atoms. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है अभी, that elements are जो सल्फर है वो पूरा का पूरा कंजर्व हो गया है. ठीक है, ऑल राइट. यूनिफाइड मेथड क्या होता है ऋग्वेद? मुझे नहीं पता यूनिफाइड मेथड क्या होता है. कुछ और फैंसी नाम होगा यार, मतलब आपने कहीं सीखा होगा. Okay, so Pooja का डाउट है, sir, in the last question you had told that we do not know if Fe was added or subtracted, then how do we know the same did not happen here? ठीक है, एकदम वैलिड डाउट है आपका, बिल्कुल एकदम 100% वैलिड डाउट है पूजा आपका, दैट यू नो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि सल्फर कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हो सकता है कि यहाँ पर सल्फर का कोई बाई प्रोडक्ट बन गया हो. ठीक है, हु नोज. तो आपने कैसे सल्फर पे अप्लाई कर दिया. ठीक है, नाउ दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड यू नो समटाइम्स यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन को ना इतना सोच समझ के नहीं बनाते हैं लोग कई बार. ठीक है, एक्चुअली कैसा होता है ना कि जब हम लोग टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन डाल रहे होते हैं तो फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा ध्यान से एक एक वर्ड ऑब्जर्व करते हैं. बट जब आप ऐसे बुकलेट में क्वेश्चन देखोगे या बुक्स में क्वेश्चन देखोगे तो कैसा होता है ना, वहाँ पे लोगों को भर भर के क्वेश्चन डालने होता है. तो when they do that, so not every question they try to ekdam think through the nitty gritties of it and make it एकदम रोबस्ट बुलेट प्रूफ वैसा नहीं बनाते हैं. तो उनमें कहीं कहीं पे बीच बीच में लूप होल आ जाते हैं. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लूप होल आइडेंटिफाई करा दैट इसमें तो ऐसा लिखा ही नहीं है कि सल्फर कंजर्व्ड है, आपने तो अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब मैंने अज्यूम क्यों करा उसके पीछे भी एक कहानी यही है कि मुझे आंसर निकालना है. ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है आंसर निकालने का. अगर मैं सल्फर को कंजर्व नहीं करूंगा तो अब मेरे को ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं है कि देयर इज एन ई ऑप्शन दैट डेटा इनसफिशिएंट, या देयर इज नो एन ई ऑप्शन कि आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट. So what I have to do is I have to actually then take a call from my side that let me look at it and see that sulfur is the only atom or element that can be conserved. ठीक है, so वो थोड़ा सा आपको लगाना पड़ता है ध्यान. ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ एंड नोटिस करना that this question is also something which would require you to take a call. And before I start this question मैं एक नोट लिखा देता हूँ. ठीक है, this is kind of a note जो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना. अरे भाई वेदांत, ठीक है आप रिएक्शन लिख सकते हो. मुझे नहीं पता था, मुझे क्लोरीन वाटर नहीं पता बाबा, मेरे को रिएक्शन लिखना नहीं आता. आई एम अ वेरी एकदम गांव से आया हुआ स्टूडेंट और मेरे को पता ही नहीं है कि स्टूडेंट होता क्या, ये सीएल वाटर क्या होता है. ठीक है, बट स्टिल आई वांटेड टू शो यू हाउ वी आर गेटिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, so that is what I'm trying to tell you, that do not focus on the part कि इसमें रिएक्शन कौन सा हो रहा है. मैंने यही आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे रिएक्शन के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तब भी मैं इसको आंसर कर पा रहा हूँ. ठीक है, ऑल राइट. यहाँ पर अब समझना, मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा बट बिफोर स्टार्टिंग दैट क्वेश्चन लेट मी राइट a small note here that if we have choice, ठीक है, between multiple elements while applying POAC, ठीक है, देन ऐसा रूल नहीं है, एक गाइडलाइन है. देन आई वुड रेकमेंड अवॉइड अप्लाइंग, ठीक है, आई वुड रेकमेंड अवॉइड अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, O एंड H को ना अवॉइड कर देना, क्योंकि टिपिकली
ऐसा होता है कि अगर मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे हैं, समथिंग से समथिंग जा रहा है, तो बीच में ना ओवर एच ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, टिपिकली ऑक्सीजन हाइड्रोजन आर मतलब कॉमनली फाउंड इन द साइड प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। तो उस केस में आप ये एक चीज ध्यान रखना कि ओवर एच पे अवॉइड कर लो। ठीक है, rather than choosing them as something for applying your POAC। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल अब ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, एंड जितना मैं यहाँ पे लिखूंगा ना बस उतना ही डेटा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, स्टिल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ C2H6। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स at NTP condition। ठीक है, determine the volume of C2H6 required to undergo bromination and Wurtz reaction। ठीक है, क्या होता है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, to give 58 grams of butane। ठीक है, एंड इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट कंबाइन कर दिया है साथ में, द yield of bromination and Wurtz reaction is 50% and 80% respectively। ठीक है, ट्राई करो। नहीं, सही आंसर नहीं है आपका। अच्छे से ट्राई करो इस बार, थोड़ा लिख लिख के करो, ऐसे हवा में मत करो। वेदांश विभव, आपका भी आंसर सही नहीं है। हम्म 80% परसेंट तो मैंने पूछा ही नहीं है क्रिश। कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? आर्यन, ऋषि, नहीं। हाँ, आदित्य का, आदित्य आचार्य का आंसर सही आया है। वेदांश पालीवाल का भी आंसर सही आया है। गुड। नहीं, सौम्य, ऋग्वेद, आपके आंसर सही हैं, सही नहीं है। अक्षय, अक्षय तुम क्या कह रहे हो? 44 ब्रोमिनेशन 28 वर्ड्स, मतलब मैंने तो ये पूछा भी नहीं है। हाँ कृष्ण, आपने शायद कुछ केयरलेस मिस्टेक कर दी है। देखो, आपका आंसर अदरवाइज आना चाहिए था। आयुष, आरोही, नो। यस, नीरव, करेक्ट आंसर। मूल्स में नहीं पूछा है वंशिका, आपको वॉल्यूम बताना है। सौम्या, श्रीतम, नहीं, आपके आंसर सही नहीं है।
हेत एंड पूजा आपके भी आंसर सही नहीं है. ओके, आई गिव यू द हिंट. द करेक्ट आंसर इज 112 liters. दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो अभी. कहाँ पर आपने केयरलेस मिस्टेक करा है वो आइडेंटिफाई करो. ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि यहाँ पर एक C2H6 रिएक्शन है. ठीक है, वो कुछ तो ब्रोमिनेशन और वर्ड्स रिएक्शन कर रहा है. ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है, ऑल्दो आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो. ठीक है, बट अभी के लिए हमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है. ठीक है, एंड जो भी ये रिएक्शन हो रहे हैं इनका यील्ड भी दिया हुआ है आपको कि ये 50% है और ये 80% है. ठीक है, तो अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि अगर इसका कितना 50 ब्यूटेन का, ठीक है ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का 58 ग्राम्स बनाना है तो कितना C2H6 लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करो कैसे वर्कआउट करेंगे इस चीज को. दैट यू हैव द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप अगेन. ठीक है, यहाँ पर यू मस्ट अप्लाई POAC ऑन कार्बन. ठीक है, कार्बन पे आप POAC अप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, मोल्स ऑफ C2H6. ठीक है, इंटू टू. वाई डिड आई डू इंटू टू? बिकॉज एक मॉलिक्यूल के अंदर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है, शुड बी इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10, है ना. यहाँ पर 4 है इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है, सबस्क्रिप्ट में 4 था. ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम ऑफ कार्बन है. हाउएवर अब इसमें एज एन एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है रिएक्शन का. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, दिस पूरा का पूरा इजंट गोइंग इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें बीच में परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट दिया है, तो दैट मीन्स इसका 50% एंड उसका 80% is actually what is going to go into the product side. ये समझ में आया? यील्ड का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, जितना जाना चाहिए था, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं गया, उसका कुछ परसेंटेज गया एंड दैट परसेंटेज इज यील्ड. तो ये हमारा स्टार्ट में कार्बन था, ब्रोमिनेशन से 50% ही आगे पहुंचा एंड देन वर्ड्स रिएक्शन से उसका 80% ही आगे पहुंचा. सो नाउ you can figure out that this should be 2 into n into 1 by 2 into 4 by 5 is equal to 4 into 58 upon 58. ठीक है, 58 ग्राम्स दिया हुआ है, इससे मोल्स आ जाएंगे आपके 5. ठीक है, मोल्स आ जाएंगे 5, तो वॉल्यूम एट NTP कितना हो जाएगा, 5 इंटू 22.4 दैट इज 112 लीटर्स. ठीक है, ये समझ में आया? All right, so this was POAC का concept. ठीक है, principle of atomic conservation. There are other questions which are also there in the booklet and मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा. ठीक है, however अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई हैव कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट विद मी. ठीक है, एंड उसमें मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको. ठीक है, आप लोग ट्राई करना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. टेक दिस समथिंग विच मैं होमवर्क आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, डोंट वरी. ठीक है, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, देखो ट्राई करना अगर आप लोगों से होता है तो. अभी के लिए नहीं है, आप लोग क्लास क्लोज कर दो, उसके बाद ट्राई कर लेना अपने आप. मैं इसका फिर आप लोगों को सोल्यूशन भी भेज दूंगा. ठीक है, बट पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू ट्राई. 1 मोल मिक्सचर ऑफ N2 NO2 and N2O4 has mean
molecular mass of 55.4. ठीक है. On heating, N2O4 completely dissociates into NO2 and its, or you can say, and the average molecular weight of mixture. ठीक है, ये मीन मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये सब सेम ही चीज है. ठीक है, जस्ट अलग अलग तरीके हो गए लिखने के. एंड द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर becomes 39.57 ग्राम पर मोल. ठीक है, पहले 55.4 ग्राम पर मोल था, अब 39.57 ग्राम पर मोल हो गया. सो आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द मोल कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर. ठीक है, टोटल 1 मोल्स है, बट उसमें इंडिविजुअल स्पीशीज के कितने कितने मोल्स हैं. ठीक है, या आप लोग ट्राई करना, एंड होमवर्क मैं आप लोगों के साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ठीक है, हाँ, आई विल बी शेयरिंग द ऑप्शनल असाइनमेंट मेड अप ऑफ स्लाइटली मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है, मैं पहले ऐसे ओवरबर्डन नहीं करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को. ठीक है, मैं एक बार पहले उनको टाइम्ड वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट या आई विल आल्सो गिव एन ऑप्शनल असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू सॉल्व मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. डोंट वरी. ऑल राइट, सो अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो लेट मी क्लोज द क्लास. ठीक है, नहीं, 1 मोल ऑफ ईच नहीं है सानिध्य, 1 मोल टोटल है. मतलब तुम कैसी बातें कर रहे हो, 1 मोल ईच अगर है तो फिर मैं एंड में ये क्यों पूछूंगा कि सबके मोल कॉम्पोजिशन बताओ. कैसे कैसे सुबह सुबह तुम मतलब अच्छे जोक क्रैक कर लेते हो. All right, so let's close the lecture for the day. Thank you guys. हाँ, 1 mole means total moles only, Akshay.